नाज़रीन, तल अवीव से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 109 बिल्डिंग्स सिर्फ तल अवीव के साउथ के इलाके में डिमोलिश हो गई, अचानक से गिर गई हैं। यानी कि इस खबर ने इस बात को मजीद तकवीत दी है कि इजराइल का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि बड़ी मार पड़ी है इजराइल को। तो ऐसी मार पड़ी है तो जिसको छुपाया नहीं जा सका, क्योंकि इजराइल तो हमेशा अपना नुकसान, अपना डैमेज, अपनी तबाही बहुत कवर अप करता है। उसका मीडिया वहां पर पूरी सेंसरशिप है। जो जानी नुकसान होता है उसको भी बहुत छुपाया जाता है। तो अगर ट्रंप को कहना पड़ा कि इजराइल को बड़ी मार पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि तबाही इतनी बड़ी है कि जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस बात को तकवीत दी है कि इजराइल का नुकसान बहुत बड़ा है, इसलिए इजराइल जो है वो सीज फायर की तरफ भागा है। वगरना जिस जंग की 40 साल तैयारी की गई वो जंग छिड़ चुकी थी और इजराइल ये क्लेम कर रहा था कि उसने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है ईरान की स्काइज को, तेहरान के स्काइज को उसने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। तो फिर उसको पीछे क्यों भागना पड़ा? तो अब वो मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे इतनी बड़ी तबाही आ चुकी थी कि अगर ये 5, 7, 10 दिन, 15 दिन मजीद जंग जारी रहती तो तल अवीव 100% खंडर का ढेर बन जाता। अब शहर का कोई 30-40% हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है, लेकिन अगले 15 दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको खंडर का ढेर बना सकते थे। तो ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि देखिए, एक इवेंट बहुत बड़ा हुआ है। 12 दिन थे लेकिन इवेंट बहुत बड़ा था। एक ऐसी जंग जो इस रीजन में कई सालों से जिसका इंतजार था और जिसका खदशा था, वो बहरहाल जंग हुई। लेकिन उस जंग के अब रिजल्ट्स क्या हैं, उसके अब असरात क्या हैं, लेकिन अब उस जंग के रिजल्ट्स क्या हैं और अब आगे कौन सी नई रियलिटीज जो है वो इमर्ज कर रही हैं और मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और हम इस चीज को अंडरस्टैंड नाज़रीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर साम्राज्य कितनी बड़ी ताकत के साथ हमलावर हुआ, ईरान को कितनी बड़ी फतह जो है वो यहां पर हासिल हुई है, ईरान के ऊपर जो है वो कितना हौलनाक और तमाम हदों को पार करते हुए एक हमला किया गया। अब मिसाल के तौर पे अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान पर जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए, जो बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए, उनमें से कुछ बॉम्ब्स ऐसे हैं जिसमें यूरेनियम के पाए जाने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशंस वहां पर हो रही हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो वहां पर तबाह हुई हैं और उसके बाद ये वहां पर अब ये बात सामने आई है कि कुछ वेपन्स ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें यूरेनियम भी इस्तेमाल हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर क्राइम है यूरेनियम। यानी यूरेनियम तो न्यूक्लियर में इस्तेमाल होती है ना, तो ये इन अपने वेपन्स के अंदर ये यूरेनियम जो है इस्तेमाल कर रहे थे। तो यानी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ईरान को तबाह करने के लिए। मतलब बस उनके लिए एक बदमाशी थी कि वो एक कौम के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर। मुझे बताइए, ये टॉप लीडर्स को असैसिनेट क्यों किया गया? इसका मकसद वहां पर खाना जंगी छेड़ना था, टॉप लीडर्स को इसलिए असैसिनेट किया। तो ये कितना हौलनाक प्रोजेक्ट था जो ईरान के ऊपर लॉन्च किया गया। तो इस बात को भी समझा जा रहा है कि ये कितना बड़ा वाकया हुआ है और इसके आगे असरात क्या है। अब नाज़रीन, रीजन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये नेतन्याहू और ट्रंप की बहुत बड़ी गलती थी जो उसने ईरान के ऊपर हमला किया। अब उसके मजीद रिजल्ट्स जो है वो खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं और रीजन में एक बड़ी गैर मामूली तब्दीली आ रही है ईरान के हवाले से। वो रीजन जो ईरान को कई सालों से अपना दुश्मन समझता रहा है और अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान को तबाह करने की जो कोशिश की जाती रही है, और वो एक ऐसी रियलिटी जिसको वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, अब उनको देखना पड़ रहा है। एक रियलिटी मौजूद थी, यानी आप अंदाजा करें, बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता है कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं ये ईरान को एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स समझते रहे हैं और इजराइल को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स समझते रहे हैं। तो ये इन्होंने खुद अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगाई हुई थी, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला है। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये जो यहां पर इवेंट हुआ, ये यानी इस्लामी दुनिया के एक फेज है जिसमें वो पहले इजराइल के ऊपर हमलावर हुई है, ठीक है, और फलस्तीन के साथ उसने इस तरह से इजहार यकजहती किया कि वो हमलावर हुई है। उसने 3 जंगें लड़ी हैं। फिर एक फेज आता है जिसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये समझती है और ये रीजनल कंट्रीज, और फिर जब इनमें अगली लीडरशिप आती है, यानी जब ये इजराइल कायम हुआ है उस वक्त जो लीडरशिप मौजूद थी वो हमलावर हुई। लेकिन उसकी जो अगली जनरेशन जब आई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इजराइल के साथ मिलकर चलना है। और वो जैसे उनका व्यू क्रिएट किया गया, भाई ये सोच कहां से आई? तो ये सोच जहां से आई वो भी एक लंबी डिबेट है। यानी वेस्ट से वो पढ़े, वेस्ट के थिंक टैंक्स और
वो एक पूरा व्यू उनका क्रिएट किया गया कि भाई इजराइल के साथ हमने मिलकर चलना है, ईरान दुश्मन है, अमेरिका की बेसिस यहां पर होंगी, ये उनका व्यू है, इसको वो अपने लिए सिक्योरिटी समझते हैं। ये एक फेज था। अच्छा, और उसका हमने सबसे बड़ा अमली मुजाहरा अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में देखा है। अब इस जंग के बाद हम अगले फेज में दाखिल हुए हैं, जिसमें रीजन दोबारा से उस असल रियलिटी को देखने की तरफ बढ़ रहा है और देख रहा है जिसको पहली जो जनरेशन है उसने देखा था। और जो किंग फैसल है उन्होंने कहा था कि ये किसी के इत्तेहादी नहीं हो सकते। ये किंग फैसल कहकर गए हैं, लेकिन ये तो कहते हैं इजराइल सबसे बड़ा इत्तेहादी। तो अब मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं कि गल्फ ये समझ रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है तो फिर अब क्यों ना हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि इजराइल हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो इजराइल को रोकेगी हमारे ऊपर हमला करने से। देखिए, ये जो वाकया हुआ ना, ये मामूली वाकया नहीं है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। साल हर साल ये बात चलती रही। कोई अमेरिकी सदर ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सका। जॉर्ज बुश जैसा बंदा, ओबामा जैसा बंदा, बाइडेन जैसा बंदा जिसने गजा में क्या कुछ नहीं किया, वो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सका। और उसने यूक्रेन की जंग छेड़ी, बाइडेन ने यूक्रेन की जंग छेड़ी, लेकिन ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सका। तो ये रीजन की एक थी कि भाई ईरान के ऊपर इस तरह से यानी कि ये हमला, वो मिलिट्री और ईरान को तबाह करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, ये बारी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस तरह की जंग। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि फिर इसका मतलब कि इजराइल तो फिर हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो गारंटी क्या है? अमेरिका गारंटी है, मतलब अमेरिका गारंटी है। तो वो वहां पर बहुत बड़ी तब्दीली जब आ रही है, इसको हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे। और रशिया की भरपूर सपोर्ट जो है वो इस वक्त हासिल हुई है। यानी वो जो इन ट्रम्प ने सबसे बड़ी अपनी बदमाशी और एरोगेंस में आकर जो मिस्टेक की ना, तो अब उसका रिजल्ट मजीद आ रहा है। यानी रशिया ने ये खुलकर ये स्टांस लिया है कि IAEA की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अमेरिका और इजरायली हमले ने तमाम क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। और ईरान जो इकदाम उठा रहा है अपनी सुवरेनिटी के लिए, IAEA के हवाले से, NPT के हवाले से, न्यूक्लियर के हवाले से, वो बिल्कुल वो दुरुस्त इकदाम उठा रहा है। अब कोई क्रेडिबिलिटी पीछे नहीं बची है। ये रशिया की जानिब से भरपूर स्टांस सामने आया। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर नेतन्याहू को ना रोका गया तो दुनिया आलमी जंग में होगी, तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में असली अमन लाना है तो फलस्तीन को उनके राइट्स देना होंगे, और जब तक इजराइल इस ऑक्यूपेशन के साथ मौजूद है यहां पर कोई अमन नहीं हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, द टेलीग्राफ आज बड़ी स्पेशल ये रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, यानी चीजों को असल अंदाज में समझने के लिए कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, और आगे जो है वो क्या हो सकता है, और ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है इससे क्या तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के हैं। और टेलीग्राफ ने यह भी लिख दिया है कि गल्फ इलीट, यानी नॉट ऑल गवर्नमेंट्स की वो बात कर रहे हैं, लेकिन गल्फ इलीट जैसे एक डीप स्टेट होती है ना, जैसे अमेरिका में हम सुनते रहते हैं या यूरोप में भी डीप स्टेट, तो गल्फ की जो इलीट है वो ये चाहती थी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह हों और ईरान जो है वो कमजोर पड़े। ये गल्फ इलीट चाहती थी, द टेलीग्राफ ने लिख दिया है। लेकिन कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है, ये मैं स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इजराइल ने ये कितनी बड़ी गलती की है और सारा जो खेल यहां पर चल रहा था वो बिगड़ गया। सारा खेल जो इजराइल और अमेरिका मिलकर खेल रहे थे यहां पर इस्लामिक कंट्रीज के साथ, वो बिगड़ गया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट, इजराइल इज नो लॉन्गर एज एन एसेट। इजराइल अब कोई एसेट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, इट्स अ प्रॉब्लम। इसको अब मसले के तौर पर देखा जा रहा है। इसको अब सबसे बड़ा जो जड़ है बदअमनी की, उसके तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, एसेट जब हम इस टर्म में इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि वो आपके लिए सबसे बड़ा असासा इस अंदाज में कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या आपको फायदा पहुंचाने के लिए। तो अब इजराइल कोई फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है, बल्कि अब वो एक प्रॉब्लम है, ये सबको अंदाजा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, इसने ट्रिगर किया है अ वेव ऑफ अलार्म, मतलब सब इस वक्त सकते में है अक्रॉस द गल्फ। तमाम खलीजी ममालिक इस वक्त अलार्म है, एक्सपोजिंग डीप फ्रैक्चर, और अंदर जो गहरी एक खलीज है वो नजर आ रही है। इन नॉर्मलाइजेशन अकॉर्ड्स एंड रिकास्टिंग तल अवीव,
जो नॉर्मलाइजेशन और वो सारा प्रोजेक्ट था, अब वो उसमें बहुत बड़ी खलीज नजर आ रही है और तल अवीव को अब किसी और अंदाज में देखा जा रहा है। किस अंदाज में? फ्रॉम सपोज्ड रीजनल स्टेबलाइजर, इसको रीजन में एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स गल्फ देखते थे। और इस बात पर बंदा सर पकड़ ले कि ये व्यू कहां से आया भाई। ये कौन सी ऐनक थी जो उन्होंने लगाई जिसमें इजराइल उनको रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर नजर आ रहा था। ये ऐनक पता नहीं इनको किसने चढ़ा के दी, ये समझ से बलातर है। लेकिन बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि स्टेबलाइजिंग फोर्स से, रीजनल स्टेबलाइजर से टू अ रैकलेस एग्रेसर। ये बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या बड़ी तब्दीलियां इस जंग के साथ आ रही हैं। रीजनल स्टेबलाइजर से अब रैकलेस एग्रेसर देखा जा रहा है, जो कभी भी फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी कर देगा, जो लेबनान पे कर देगा, जो शाम पे कर देगा, जो यमन के ऊपर कर देगा और ईरान के ऊपर भी कर देगा। रैकलेस मतलब बस जो जी चाहा वो कर लिया। और अग्रेसर अरब स्टेट रिकंसिडर द कॉस्ट ऑफ अलाइनिंग विद अनचेक्ड मिलिटरिज्म। अब अरब स्टेट जो है वो रिकंसिडर कर रही हैं इजराइल के साथ अपने आप को अलाइन करना। वो इजराइल जिसकी ताकत अब एक अनचेक्ड ताकत बन चुकी है कि जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है। यानी आप कहते हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए, अच्छा ईरान फलाने चीज ना करे, अच्छा ईरान न्यूक्लियर ना बनाए, अच्छा ईरान फलाना इकोनॉमिक पावर ना बने, यानी चेक्ड है, हर पावर के ऊपर चेक रखा हुआ है। लेकिन इजराइल इज अ अनचेक्ड पावर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यानी न्यूक्लियर अमेरिका के पास है, बाकी सबके पास है। जब उनसे कहा जाता है कि भाई, यानी जब ये डिबेट होती है बड़ी सतह के ऊपर कि आप अगर न्यूक्लियर रखते हैं तो बाकी क्यों नहीं रख सकते, तो वो कहते हैं कि हम एक समझदार और जिम्मेदार एक पावर हैं, हमारी जमहूरियत है, हमारे यहां एक मैकेनिज्म है, हर पावर अंडर चेक है, यानी पेंटागन है वो अंडर चेक है, हमारे यहाँ जुडिशरी है, अच्छा जी जो कांग्रेस है, यानी ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो पावर है वो अंडर चेक है और हम बड़ी एक जिम्मेदार फोर्स हैं। मैं आपके सामने उनकी लॉजिक रख रहा हूं। तो इजराइल भी अपने बारे में यही कहता है और गल्फ कहते हैं हाँ इजराइल सही कह रहा है कि वो एक जिम्मेदार फोर्स है, उसके पास ताकत है, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जो कि कभी भी उसने जिम्मेदारी के साथ ताकत इस्तेमाल नहीं की। लेकिन ये उस रियलिटी को देखने के लिए तैयार नहीं थे। और वो भी मैंने आपको एक फेज बताया है, जो फेज पिछले कुछ 15-20 साल से या 30 साल से शुरू हुआ है, जब ये नई जनरेशन आई है। तो यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसका हमने अमली मुजाहरा अब्राहम अकॉर्ड की सूरत के अंदर देखा है। तो अब वो चीजें तब्दील हो रही हैं, ये गैर मामूली तब्दीली है। अच्छा, जो इजराइल ने स्ट्राइक की है, इसने प्रवोक किया है वाइड स्प्रेड कंसर्न गल्फ रियासतों के दरमियान के, और वो अब तिल अवीव को इस तरह से देख रहे हैं ग्रेव थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। ये रीजन में अमन के खिलाफ सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा खतरा जो है, नॉट ईरान, इट्स इजराइल। दिस इज ह्यूज विक्ट्री ऑफ ईरान। और हम स्पेसिफिकली गल्फ की बात कर रहे हैं क्योंकि देखें ये सारा मसला ही तो यहीं से है ना भाई। ये अलायंस क्या था? गल्फ प्लस इजराइल प्लस अमेरिका, और ये ईरान के खिलाफ यही जंग तो जारी थी। यहां पर अमेरिका क्या प्रोजेक्ट, उसका मॉडल क्या था? वही मॉडल जो ट्रंप का मॉडल था कि गल्फ है, यहां से पैसे भी बटोरो और साथ इनको कहो कि तुम्हें ईरान से खतरा है, असलहा भी बेचो, पैसे भी बटोरो, और इसके साथ जो है वो हमें यहां पर मुदाखलत का जवाब भी बना रहेगा कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए। ये मॉडल फेल हो गया है। इजराइल इज नाउ बीइंग रिकास्ट बाय मैनी इन द रीजन। बहुत सारी जो रियासतें हैं वो इजराइल को किस अंदाज में देख रही हैं? मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग एक्टर, पर्टिकुलरली खास तौर पर इट्स वॉर मशीन टर्न्स इनटू साइट्स ऑन सॉवरन नेशंस बियॉन्ड पैलेस्टाइन। अब इजराइल की जो वॉर मशीन है वो महकूम फलस्तीनियों से बढ़कर वो सॉवरन जो नेशंस हैं उनके पर भी आ चुकी है। यानी वो लेबनान में जाते हैं, कहते हैं जी हिजबुल्लाह की वजह से हम आए हैं। वो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं और कहते हैं कि हम हमास की वजह से आए हैं। तो उनकी जो वॉर मशीन है वो फलस्तीनियों से बढ़कर अब जो सॉवरन नेशंस हैं उन पर भी उसके हाथ पहुंच चुके हैं, और इसको रीजनल कंट्रीज अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझ रहे हैं। तो असल जो यहां पर खेल खेला जा रहा था ना, जो मैंने आपको बताया कि ये थ्रेट है और मुदाखलत भी बनी रही, और उसके अंदर एक खेल ये भी था कि वो इस सारे व्यू के अंदर अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे और फलस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहे थे। यानी ईरान से वो कह रहे हैं हम ईरान से लड़ रहे हैं, और ये सारे कंट्रीज भी इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ। ईरान से
इजराइल कहता है ईरान से लड़ रहे हैं, जो कि लड़ भी रहा था, लेकिन इस सारे कवर में वो असल में फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता चला जा रहा था। ये चीज भी अब डैमेज हुई है। इजराइल अटैक ऑन ईरान एज अनफॉरगिवेबली रैकलेस, यानी एक ऐसा अमल जिसको माफ नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये द टेलीग्राफ रिपोर्ट लिख रहा है, रैकलेसली अनफॉरगिवेबल, इसको माफी नहीं मिल सकती, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी जो रैकलेसनेस है अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। गल्फ ऑफिशियल जो हैं दे एडमिट होपिंग इजराइल सक्सीड इन हिटिंग ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। यहां पर कुछ ताकतें ऐसी हैं रीजन के अंदर जो ये होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी और इजराइल के साथ खड़ी थी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को इजराइल तबाह कर देगा। देखिए कितना बड़ा घिनौना सच है जो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो डीप अनईज जो है वो ये सारी रियासतें महसूस कर रही हैं ओवर नेतन्याहू's अनरिस्ट्रेन्ड मिलिटरिज्म। अच्छा वेस्ट में भी यही मसला हुआ है। जर्मन चांसलर ने कहा हम खड़े हैं, इजराइल कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। जब इजराइल फेल हो गया तो अब वो कह रहे हैं गजा पर सीजफायर कर लें। तो रीजन में भी कुछ ताकतें इसी तरह से देख रही थी कि भाई ठीक है, इजराइल तो ईरान को तबाह कर देगा और न्यूक्लियर साइट जब वो, यानी कुछ ताकतें कि न्यूक्लियर साइट से हिट होंगी और तबाह होंगी, बाद में जो है वो अब उस पर सबसे ज्यादा उनको फिक्र लाहक हो गई है। और जो अनरिस्ट्रेन्ड मिलिटरिज्म है उस पर उनको सबसे बड़ा मसला है। और ही अपीयर्स टू बी बियॉन्ड रिस्ट्रेंट, इस पर कोई चेक नहीं है, चाहे ये गजा पर बमबारी करे, लेबनान पर करे, सीरिया करे, और नाउ इन ईरान, अब ईरान तक आ जाए। अनचेक्ड अनकंट्रोलेबल पावर इज नो लॉन्गर एन एसेट फॉर अस, इट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल ताकतवर हो रहा है, वो जंगी हथियार ले रहा है, वो टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, वो ताकतवर होता चला जा रहा है, तो इन मुल्कों को कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है भाई ये जो इजराइल ताकतवर हो रहा है ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। सर पकड़ ले बंदा कि ये बात इन्होंने मानी कैसे, लेकिन बहरहाल मान ली, चूंकि वहां पर वो ना डिबेट होती है, चूंकि उनका सिस्टम ना जमहूरियत का है। देखिए ईरान में डिबेट होती है, तनकीद होती है पॉलिसी के ऊपर, टर्की एक जमहूरी निजाम है वहां पर, तो इन रियासतों में बस ऊपर जो पॉलिसी बनती है वो बन गई। तो इजराइल ताकतवर हो रहा है तो वो कहते थे ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ताकतवर हो रहा है, लेकिन अब क्या समझते हैं, ये अनरिस्ट्रेन्ड और अनकंट्रोलेबल पावर जो है वो कोई एसेट नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम। यानी यही असल बुराई की जड़ है। अब उन्होंने कहा कि ये जो अकॉर्ड हुआ, ये जो सारी नॉर्मलाइजेशन हुई, और इसमें ये इल्यूजन हमारे सामने पेश किया गया कि यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ईरान, ये जो सारी इनकी नॉर्मलाइजेशन हुई है वो एक यूनाइटेड फ्रंट था ईरान को तबाह करने के लिए। और फॉर ईयर्स वेस्टर्न जो पावर्स हैं एंड गल्फ कैपिटल्स एज अ लूमिंग मेनेंस, वो ईरान को बताते रहे कि ये बस हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा और किसी भी वक्त ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा। अब देखें ये सारा सिलसिला यहां पर चलता रहा है, बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत के अंदर ईरान हैज कंसिस्टेंटली, ईरान जो है वो साबित कदमी के साथ उसने डायलॉग की बात की, उसने सोवरेनिटी की बात की, उसने जस्टिस की बात की, और फिर फलस्तीनियों के लिए इंसाफ और आजादी की बात की। एक ऐसी पोजीशन, ये मैं तर्जमा आपके सामने रख, एक ऐसी पोजीशन जिसको तमाम जो अरब पॉपुलेशन है, तमाम अरब पॉपुलेशन इस पोजीशन को सपोर्ट करती है। यानी ईरान की जो पोजीशन है उस पोजीशन को तमाम अरब पॉपुलेशन सपोर्ट करती है, इवन इफ नॉट येट रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल गल्फ पॉलिसी। अगर चाहे जो गल्फ की गवर्नमेंट्स हैं उनमें ऑफिशियल सतह पर यह पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो ईरान की पोजीशन है वो इतनी जस्टिफाइड है, वो इतनी इंसाफ के ऊपर मबनी है कि तमाम अरब पॉपुलेशन उस पोजीशन को सपोर्ट करती है, इनकी पोजीशन को सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा, आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये चाह रही थी कि मजीद ये अब्राहम अकॉर्ड जो है वो आगे बढ़े और अरब इजरायली टाइज। अभी एक इस वक्त तस्वीर वायरल है जिसमें तल अवीव के अंदर एक बोर्ड लगा है जिसमें ट्रंप है, अरब लीडर्स हैं, मिडिल ईस्ट के लीडर्स हैं, जिसमें अल शरा भी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भाई अब अब्राहम अकॉर्ड जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इन द नेम ऑफ काउंटरिंग ईरान, ये सारा ट्रंप क्यों कर रहा था? इन द नेम ऑफ काउंटरिंग ईरान, कि हमें सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। ईरान इतना अनबिलीवेबल, बस अनबिलीवेबल है कि अमेरिका, इजराइल, गल्फ ये इकट्ठे हो रहे थे
कि ईरान हमारे लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है। दीज एग्रीमेंट साइंड बाय यूएई, बहरेन, मोरक्को एंड सूडान आर नाउ फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। ये जिन जिन ने ये साइन किए अब वो सबसे बड़े क्राइसिस का शिकार है, द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एज इजराइल, क्योंकि इजराइल का जो ट्रू रोल है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, ट्रू रोल जो है इजराइल का वो एज एन ऑक्युपायर एंड रीजनल अग्रेसर है। यानी बताया कुछ और गया था, लेकिन अब उनकी आंखें खुल रही हैं कि रीजन का सबसे बड़ा अग्रेसर, सबसे बड़ा बदमाश, सबसे ज्यादा बदअमनी फैलाने वाला, जंगे फैलाने वाला ये इजराइल है, ना कि ये कोई स्टेबलाइजिंग फोर्स है। इजराइल, अब ये वाली बात सुनिए जो असल इनको मसला पड़ा है। इजराइल हैज द एबिलिटी, इजराइल के पास ये ताकत है टू स्ट्राइक एनी कंट्री, वो किसी भी कंट्री को हिट कर सकता है। व्हाट वुड स्टॉप देम अटैकिंग कतर आर कतरी इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इन द गैस फील्ड इट शेयर्स विद ईरान। इजराइल को कौन रोकेगा अगर वो कतर के ऊपर हमला कर दे या कतरी इंटरेस्ट के ऊपर हमला कर दे। मिसाल के तौर पे ईरान और कतर जो हैं वो एक गैस फील्ड को ज्वाइंटली शेयर करते हैं, अगर इजराइल वहां पर हमला कर दे कौन रोकेगा इजराइल को। अब ये इनको खतरा पड़ा है कि हम तो कहते हैं ईरान, ओ भाई ईरान तो डायलॉग की बात कर रहा है, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, सोवरेनिटी की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है, और ईरान किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा। इजराइल ने उधर हमला किया है, और इजराइल अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला मजीद कर देता है तो इजराइल को कौन रोकेगा। तो अब इनको असल ये खतरा पड़ गया है। इजराइल की रीजन के अंदर अनचेक्ड पावर है, एंड दैट इज बैड न्यूज फॉर द ग्लोबल ऑर्डर, और ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी बैड न्यूज है। अच्छा, इजरायली जो है वो उनके साथ हमारी जो बात होती थी, अब ये जो गल्फ डिप्लोमेट्स हैं उनको वो कोट करके लिख रहा है कि वी वांटेड टू बी अ पार्टनर इन पीस, वी वांटेड टू बी द पार्टनर इन पीस, बट दे ओनली वांटेड टू बी द पार्टनर इन सिक्योरिटी, लेकिन वो सिर्फ बस जंगे छेड़ना चाहते थे। राइट नाउ दे आर नॉट इवन अ पार्टनर इन दैट, दे आर अ थ्रेट टू द स्टेबिलिटी। इस वक्त तो वो किसी चीज के पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और फिर वो कह रहे हैं कि गल्फ के अंदर कुछ गल्फ इलीट जो है, सम गल्फ इलीट, नॉट हम गवर्नमेंट्स की बात करें, सम गल्फ इलीट, दी टेलीग्राफ लिख रहा है, वेलकम डैमेज ऑन ईरान डिफेंस कैपेबिलिटीज। वो इस बात को वेलकम कर रहे थे, खुशामदीद कर रहे थे कि अगर ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया जाए। एनी वीकनिंग ऑफ ईरान इज वेलकम, ईरान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए तो उसको वेलकम करेंगे। ये गल्फ इलीट इजराइल और अमेरिका को मैसेज दे रही थी। लेकिन अब आगे क्या मसला हुआ, बट इफ द प्राइस इज फर्दर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, फर्दर क्योस एंड वायलेंस, ये अफोर्डेबल नहीं है। यानी जब उनको यह नजर आया कि इसकी कॉस्ट तो हमें भी चुकाना पड़ेगी और ये जंग इधर भी फैल जाएगी और मजीद क्योस वायलेंस ये फैलेगा, फिर उनकी बात अकल में आई। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जब ईरान डिप्लोमेटिक पाथ के ऊपर चल रहा है, डायलॉग कर रहा है, देन द प्राइस इज टू हाई। फिर ईरान के खिलाफ ये जंग लॉन्च करने की क्या जरूरत है भाई। जब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, टेबल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, डायलॉग हो रहा है, तो उनके ऊपर हमला करने के नतीजे में एक तो वो तबाह नहीं हो रहा है, बल्कि क्योस और जंग पूरे रीजन में फैलेगी। दैट इज नॉट अफोर्डेबल। फिर वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक शिफ्ट बहुत बड़ा आ रहा है, ये बहुत बड़ा वो कह रहे हैं रिवर्सल है। फॉर ईयर्स, कई सालों के बाद, गल्फ रिजीम पुश द यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल टू कन्फ्रंट ईरान मिलिटरीली। कई सालों तक गल्फ जो है वो इजराइल और अमेरिका को कहते हैं कि मिलिटरीली ईरान को जो है वो कन्फ्रंट किया जाए। अब ये बातें दी टेलीग्राफ लिख रहा है, लेकिन अब वो जो पोस्टर है, अब वो जो पॉलिसी है शिफ्टेड, ठीक, अब वो शिफ्ट हो रही है। और खासकर सऊदी अरेबिया प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो विजन 2030 है, ओवर फॉरेन एडवेंचरिज्म। खासकर सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ी पावर है, वो इस वक्त फोकस कर रहा है अपने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर। डोमेस्टिक जो भी उसकी पॉलिसीज हैं, खासकर जो विजन 2030 है उसके ऊपर उसका फोकस है। और अब सऊदीज जो हैं वो ईरान के ऊपर किसी हमले की सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो रिजीम चेंज को किसी तौर पर सपोर्ट करते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट आया वो चाइना के साथ दोस्ती थी, ब्रेक थ्रू ये था लेफ्ट ईरान विदाउट अ फू, कि वो दुश्मनी वाला सिलसिला जो खत्म हुआ। सो वंस जो इसराइल है उसको देखा जाता था एज अ स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस,
एज अ स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस देखा जाता था, इज नाउ सीम एज अ रैकलेस मिलिटरिज्म दैट इंडेंजर्स एवरीवन। अब स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस से बढ़कर इसको एक रैकलेस एग्रेसर के तौर पर देखा जा रहा है जो सबके लिए खतरा है, इंक्लूडिंग द वेरी गल्फ एलाइज ऑफ वाशिंगटन होप्स टू कीप क्लोज। और गल्फ के वो ममालिक जो अमेरिका के सबसे करीबी तरीन इत्तेहादी हैं, वो भी इसराइल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहे हैं। और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट आर ऑलरेडी अनफोल्डिंग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी हमारे सामने आ रही हैं। इसराइल असॉल्ट, ईरान एक्सरसाइज इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड। इसराइली अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और अल उबैद बेस को निशाना बनाया, अ सिग्नल that he will not tolerate violations of its sovereignty। यह वाज़ेह पैगाम था कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। तो अब अंदाजा हुआ कि जंग तो फिर इधर भी फैल सकती है और इजराइल की पावर जो है वो अब चेक्ड होनी चाहिए। अब वो एक सबसे बड़ा खतरा है। तो ये एक गैर मामूली तब्दीली है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, अब जरा मिसाल के तौर पे आगे देखिए, इसराइल में हैव बीन यूज्ड डिप्लेटेड यूरेनियम बॉम्ब्स इन ईरान स्ट्राइक्स। यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो रही है। ये इजराइल है, यानी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है ईरान को तबाह करने में। और अभी क्या हुआ, साउथ तल अवीव में 109 बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, मतलब कोलैप्स हो गई हैं, और 22 को इमीडिएटली वहां पर डिमोलिश किया गया। 109 बिल्डिंग्स, तो वो जो डैमेज हुई थी अब वो कोलैप्स हो रही हैं। सिर्फ तल अवीव के एक साउथ के एरिया में इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और फिर रशिया के देखिए, रशिया सेज यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और यूनाइटेड स्टेट और इजराइल जो है इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, ये इसके जिम्मेदार हैं फॉर हार्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ IAEA। अब देखिए ना, वो ईरान ने IAEA के साथ ताउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब वो ईरान के खिलाफ एक कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो रशिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है कि जो भी ईरान कर रहा है वो सही कर रहा है। और इसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर नहीं, अमेरिका और इजराइल के ऊपर आती है, जिन्होंने तमाम क्रेडिबिलिटी, तमाम अंडरस्टैंडिंग, तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। द यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल आर चैलेंजिंग द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत बड़ा बयान रशिया की जानब से आया। ईरान इस वक्त NPT से निकलने जा रहा है और रशिया कह रहा है कि ये जो NPT है इसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। ये मामूली टाइम नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना एक पूरी एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है। रशिया इस वक्त कह रहा है कि उस NPT की भी अब कोई वैल्यू नहीं है, उसके जिम्मेदार रशिया और इजराइल हैं, अमेरिका और इजराइल हैं। ये रशिया का बयान है। रशिया जैसी पावर ये बात कर रही है कि NPT की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि अब दुनिया ज्यादा न्यूक्लियर की तरफ जाएगी ईरान के हमले के बाद, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि यहां पर किसी की कोई गारंटी ये मैटर नहीं करती है। आपके पास न्यूक्लियर होगा तो ये आपका सर्वाइवल है। तो अब मुझे बताइए कि क्या ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा? कोलंबिया, पीस इन द मिडिल ईस्ट विल नॉट बी अचीव्ड विदाउट स्ट्राइविंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द जेनोसाइड अकरिंग अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।